इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 को कंप्लीट करेंगे। हमारे सिर्फ 4 क्वेश्चंस बचते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 15 तक। हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 तक क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। मतलब आपके पास 7 मीटर हाई एक बिल्डिंग है, तो लेट्स से हम यहाँ पर एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग बना लेते हैं और उसके सामने एक केबल टावर है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 60 डिग्री का टॉप से। तो ऑब्वियस सी बात है, टावर जो है हमारा वो ऊंचा होगा, क्योंकि अगर हमारा टावर ऊंचा नहीं हुआ तो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया कैसे रहा होगा? ऑब्वियस सी बात है। तो अब हम अगर यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए इसको इससे जोड़ दें तो ऑब्वियस सी बात है, एंगल जब ही निकलेगा जब हम यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे। तो हमें यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो नीचे से ऊपर की तरफ जाए, हमने यहाँ पर 60 डिग्री लिख दिया। अब नेक्स्ट हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 45 डिग्री का है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है हमारा? जो नीचे की तरफ जाएगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। तो एलिवेशन में ऊपर जाते हैं, डिप्रेशन में नीचे आते हैं। तो यहाँ पर यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक जाएगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। और मैं इसको भी जोड़ देता हूँ। तो आपको क्वेश्चन ने क्या बोला है कि आपका ये एंगल 45 डिग्री है, ऐसा क्वेश्चन ने आपको बोला है। ठीक है, यहाँ पर जाकर हमारी क्वेश्चन से जो इन्फॉर्मेशंस थी वो हो गई खत्म। अब नेक्स्ट हमें क्या चीज़ निकालने को बोला है क्वेश्चन ने, वो हम देखते हैं। क्वेश्चन ने हमें निकालने को बोला है डिटरमाइन दी हाइट ऑफ टावर। आपको टावर की हाइट निकालनी है। तो मैं यहाँ पर सारी चीज़ों को नेम कर देता हूँ। मैंने इसे ए बोल दिया, बी, सी, डी एंड ई। तो मुझे एक तरीके से फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है ए बी। ये चीज़ मुझे फाइंड करना है। और मुझे ये वाला पार्ट गिवन है कि जो हमारा बिल्डिंग है वो बिल्डिंग हमारी कितने मीटर की है? 7 मीटर। तो ये चीज़ हमें क्वेश्चन ने गिवन दी है। अब हमें जब सी डी 7 दिया हुआ है तो क्या उसके सामने बी ई वाला जो पार्ट है वो भी 7 मीटर हो जाएगा, है ना? क्योंकि हमें पता है कि जब हमने ए बी बनाया था तो डी से एक सीधी लाइन ली थी 60 डिग्री एंगल बनाने के लिए। तो ये दोनों तो हमें 7 पता है। अब हमें पता करना है इस डी ई वाले पार्ट को, क्योंकि अगर हमें पूरे हाइट टावर की हाइट निकालनी है जो कि हमारा ए बी, जिसमें से हमें ई बी वाला पार्ट तो पता है, इतना पार्ट हमें पता है। इसे मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ। इतना पार्ट हमें पहले से मालूम है कि 7 है। तो सिर्फ हमें ए ई वाला पार्ट निकालना है और ऐड कर देना है। तो ए ई वाला पार्ट निकालने के लिए या तो हमें डी ई पता हो या तो हमें ए डी पता हो, कोई एक चीज़ पता होनी चाहिए। तो हमें उसमें से क्या चीज़ मालूम है? हमें मालूम है कि हम अगर बी सी निकाल लें या फिर हम अगर डी ई निकाल लें, क्योंकि दोनों भी सेम आएंगे हमें, तो एक चीज़ निकालनी है और उसकी मदद से हम ए ई को निकाल पाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा? मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल डी ई बी। मैं इस डी ई बी वाले ट्राइंगल से, मैं कौन सा ट्राइंगल उठा रहा हूँ मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। ये वाला डी ई बी, इस वाले ट्राइंगल में क्योंकि मेरे को पहले से ही उन्होंने परपेंडिकुलर की वैल्यू ई बी की वैल्यू दे दी, तो क्या मैं यहाँ से बेस कैलकुलेट कर सकता हूँ? तो यही चीज़ मैं करने वाला हूँ। तो इन ट्राइंगल डी ई बी मुझे पता है कि मेरा ई बी है 7 मीटर्स एंड मुझे डी ई निकालना है। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और क्योंकि ये ट्राइंगल 45 डिग्री का है तो हमने 45 डिग्री लिख दिया। परपेंडिकुलर हो गया हमारा ई बी, बेस हो गया हमारा डी ई, और 10 45 होता है 1। तो यहाँ पर ई बी आपका क्या हो जाएगा? 7 अपॉन में डी ई इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर डी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 7 मीटर्स। इसका मतलब ये वाला पोर्शन भी हमारा 7 मीटर्स का है। तो अब मैं इसकी मदद से ए ई वाला पोर्शन निकाल सकता हूँ और मेरा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले ए ई वाले पोर्शन को निकालने के लिए हम ट्राइंगल का नाम लिख देते हैं कि इन ट्राइंगल ए ई डी, इस ट्राइंगल में मेरे को डी ई की वैल्यू पता है 7 मीटर्स एंड ए ई मैं निकालना चाहता हूँ।
तो मैं क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। परपेंडिकुलर निकालना है, बेस गिवन है, तो इसलिए P अपॉन बी को हमने ले लिया। परपेंडिकुलर है आपका AE, बेस हो गया आपका 7, बराबर में tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो AE इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 7√3 मीटर्स। तो आपका हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ द टावर आपकी क्या होगी, वो हो जाएगी AE प्लस EB। AE आपका है 7√3, EB है आपका 7, दोनों में से 7 कॉमन निकल गए तो आपका बच गया 7 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर्स। यहाँ पर जाकर आपका क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। एक इजी क्वेश्चन था, जनरल हमारा जो क्वेश्चन होता है उसी की तरह था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या कहता है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। आपके पास एक लाइट हाउस है जो कि 75 मीटर हाई है सी लेवल से। तो मैं यहाँ पर एक लाइट हाउस ड्रॉ करता हूँ। तो एक सीधी लाइन हम बना लेंगे। ये हमने अपना एक लाइट हाउस बना लिया जो कि हमें कितना मीटर ऊंचा दिया हुआ है, 75 मीटर ऊंचा। फिर क्वेश्चन क्या बोलता है, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बताना है मुझे। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होगा वो ऊपर से नीचे की तरफ बनता है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे और हमने इसको नीचे की तरफ बना दिया। तो ये 2 शिप पे बनाना है, तो एक शिप तो ये हो गई अगर हमने बनाया तो, और लेट्स से एक शिप हो गई हमारी ये वाली, ठीक। अब इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन से नीचे जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा लाके यहाँ मिला देते हैं एंड इसको हम यहाँ लाके मिला देते हैं, और इसको मैंने नाम दे दिया लेट्स से ABC एंड D। अब एंगल कैसे रखेंगे, मेन क्वेश्चन ये आता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एंगल आपको बनाने के लिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए हम यहाँ पर एक लाइन और लेंगे, क्योंकि आपको पता है एंगल तो जब ही बनेगा ना जब 2 लाइंस एक दूसरे को किसी पॉइंट पर क्या करती हैं, टच। तो एलिवेशन के एंगल नीचे से बनाए थे हमने, मतलब जब लाइन ऊपर जा रही थी, तो डिप्रेशन के एंगल बनते हैं यहाँ से जब लाइन नीचे जा रही थी। तो ये था आपका 30 डिग्री और ये था आपका 45 डिग्री। पर एंगल ऑफ डिप्रेशन की मदद से क्वेश्चन तो सॉल्व होने वाला है नहीं, हमें तो एंगल ऑफ एलिवेशन ही चाहिए। तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी लाइन्स एंड एंगल वगैरह चैप्टर में भी, पहले 9th में, कि जब 2 लाइंस आपकी एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और वो Z या N जैसी फिगर बनाती हैं, तो ये एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये आपको पता है। तो इसकी मदद से क्या मैं ये कह सकता हूं कि क्योंकि ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो ये जो बना हमारा ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये वाला एंगल भी हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो मैं इसकी वजह से यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, इसको 30 डिग्री लिख सकता हूँ। एंड इसी तरीके से मैं इस वाले एंगल को क्या लिख सकता हूँ, 45 डिग्री। तो यहाँ पर जाकर हमारी फिगर हो चुकी है तैयार। अब क्वेश्चन हमें बोलता क्या है, इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, तो ये तो हमने डायग्राम में दिखा दिया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, मतलब आपको BC फाइंड करना है। ये जो हमारा BC वाली जगह है छोटी सी, इसको आपको फाइंड करना है। अब इसको हम फाइंड करेंगे कैसे, तो पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हमारे आंसर में कि हमें फाइंड करना है BC। तो हमें इजीली साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं इस पूरे बेस को निकाल लूँ, AC को निकाल लूँ, और AC में से AB वाले पोर्शन को माइनस कर दूँ, तो मेरे पास कौन सा पोर्शन बच जाएगा, BC वाला पोर्शन बच जाएगा। तो यही चीज़ हम करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, हम कौन सा ट्राइंगल लेने वाले हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं बड़ा वाला ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल ADC, हमें पता है AD जो है वो है आपका 75 मीटर, और मुझे क्या निकालना था, AC निकालना था। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan 30, क्योंकि बड़े वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री का है ना बड़े वाले ट्राइंगल में, मतलब जो बड़ा ट्राइंगल है उसमें 30 डिग्री का एंगल है, इसलिए हमने 30 ले लिया। तो अब मैं इसको यहाँ पर एक पार्टीशन कर देता हूँ, आगे का क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर हमारा है 75, बेस की वैल्यू है हमारी AC, बराबर में tan 30 आपका होता है 1/√3।
3। तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 75√3 मीटर्स इज इक्वल टू AC, ये आ जाएगा आपका। सेम इसी तरीके से हम AB भी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ हमने लिख दिया इन ट्राइंगल ABD, इस ट्राइंगल के अंदर मुझे पता है कि AD है 75 मीटर्स एंड AB हमें निकालना है, तो वो हमें नहीं पता। तो हमने यहाँ पे लिखा परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, क्योंकि अब छोटे ट्राइंगल में 45 है तो हमने 45 लिख दिया। फिर परपेंडिकुलर हमारा 75, बेस हमारा हो गया AB, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 75 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये आ गया AB। तो यहाँ पर 75 मीटर्स हमारा AB आ गया। अब हमें करना क्या था, हमें डिस्टेंस निकालना था शिप के बीच में। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, डिस्टेंस बिटवीन शिप्स। कैसे निकलेगा, जब हम AC में से क्या माइनस कर देंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस बिटवीन शिप, जिसको हमने क्या नाम दिया था, BC। तो BC निकालने के लिए आपको AC में से AB को माइनस कर देना है। तो हमने BC इज इक्वल टू, AC है हमारा 75√3 और हमारा AB है 75, दोनों में से आपने कॉमन निकाल लेना है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 75√3 माइनस 1, क्योंकि दोनों में 75 कॉमन है तो निकल गया और ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही था, वहाँ हमारा प्लस में आ रहा था क्योंकि वहाँ चीज़ें ऐड हो रही थी, यहाँ पर माइनस की हैं तो यहाँ पर माइनस में आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या कहता है, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground। तो ये आप देख सकते हैं इस फिगर में, ये आपकी एक लड़की है 1.2 मीटर की, जिसने इस A पॉइंट पर एक बलून को उड़ते हुए देखा जो कि 60 डिग्री से बढ़ के 30 डिग्री पर, मतलब कम होके 30 पे चला गया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब वो फर्स्ट टाइम उस बलून को उड़ता देख रही थी तो वो इस A पॉइंट पर था, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो हमें दिया हुआ है वो है 60 डिग्री। फिर थोड़े देर बाद जब उसने देखा तो वो B पॉइंट पर आ गया बलून उड़ के, और एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस हो गया आपका 30 डिग्री में। ये चीज आपको क्वेश्चन ने बताई है। अब आपको क्या बताना है कि जो ये A पॉइंट से B पॉइंट पर आपका ये बलून उड़ के गया है, तो उसके इक्विवेलेंट हमारा C और D हो गया। तो C से लेकर D तक का ये जो डिस्टेंस है, ये आपको बताना है कि ये जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस हुआ है, तो ये डिस्टेंस कितना आया होगा जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन इतना कम हो गया, इतने इंटरवल में जो एंगल ऑफ एलिवेशन कम हुआ है। तो C से लेकर D तक का पॉइंट आपको निकाल के बताना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि हमें फाइंड करना क्या है, टू फाइंड CD, हमें फाइंड करना है CD, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन में बस एक ही पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है, वो ये कि आपको 88.2 मीटर्स हाइट दी हुई थी बलून की, हॉट एयर बलून की, जो कि यहाँ से लेकर इस लड़की की हाइट ऐड करने के बाद आई थी। तो पर ट्राइंगल तो हम लोग उसकी हाइट से नहीं लेंगे ना, तो इसीलिए हमें वो बस माइनस कर देना है उस वाले पोर्शन को। 88.2 में से 1.2 आप माइनस कर देंगे तो आपका ये वाला जो 87 मीटर है, ये आपका मेन हाइट निकल जाएगी जो ट्राइंगल की आपको लेनी है। इस पूरे क्वेश्चन का एक ही पॉइंट है जो ध्यान हमें रखना है, और उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान बन जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ट्राइंगल्स के नाम लिखेंगे। तो ट्राइंगल का नाम इन ट्राइंगल ACO। अब इस ACO ट्राइंगल के अंदर मैं क्या करने वाला हूं, इस वाले ट्राइंगल का बेस निकालूंगा OC, फिर बड़े वाले ट्राइंगल की मदद से मैं क्या बेस निकाल लूंगा OD, और फिर उन दोनों को क्या कर दूंगा माइनस। तो उससे होगा क्या, जब मैंने OD निकाला और OD के अंदर से हमने ये OC वाला पार्ट हटा दिया, हमने OD के अंदर से मतलब पूरे जो हमारा बेस था यहाँ से लेकर यहाँ OD, इसके अंदर से हमने OC वाला पार्ट हटा दिया, तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, CD मिल जाएगा। यही हमें चाहिए। तो इसके लिए हमने सबसे पहले लिखा इन ट्राइंगल ACO। हमें क्या चीज़ पता है, हमें पता है AC जो है
वो आपका इक्वल है किसके बराबर, AC क्वेश्चन ने हमें कितना दे रखा था, AC हमें क्वेश्चन ने इक्वल दिया है 87 मीटर्स। हमें पता है ना, हमने माइनस करके निकाला है तो 87 मीटर है। इसे आप करके भी दिखा सकते हैं, 88.2 माइनस 1.2 ऐसे हमने निकाला है। अब मैं यहाँ लिखूंगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 1060 डिग्री। परपेंडिकुलर हमारा है आपका 87 मीटर्स, बेस है आपका OC, 1060 होता है आपका √3। तो यहाँ पर आपका 87 बाय √3 इज इक्वल टू DC या OC, सॉरी OC जो है वो आपका निकल गया। ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला फिगर में आप देख सकते हैं, ये हमारा निकल गया 87 बाय √3। अब हमें बड़ा वाला निकालना है, पूरे बड़े वाला बेस निकालना है O से लेकर D तक। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल का नाम लिखेंगे। इन ट्राइंगल BDO, बड़े वाले ट्राइंगल में हमें पता है कि BD की लेंथ भी कितनी है आपकी 87 मीटर्स, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था, अगर आप ध्यान से देखें कि एंगल कि किसी भी पॉइंट पर जो बलून है ना वो सीधा सीधा ट्रैवल कर रहा है, तो वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है 88.2 मीटर से। तो फिर हम यहाँ पर 87 मीटर लेंगे क्योंकि 1.2 मीटर हमें माइनस करना था। उसके बाद हमें BD पता है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है OD, पूरा का पूरा बेस। ठीक है, यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का बेस हमें निकालना है। अब OD निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, फिर से वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 1030 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अब बड़े वाले ट्राइंगल को लेना है और बड़े वाले ट्राइंगल में हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। तो परपेंडिकुलर आपका है 87, बेस हो गया आपका पता नहीं, तो हमने OD लिख दिया। 1030 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, 1/√3। तो यहाँ पर आपका OD कितना आ जाएगा, 87√3। तो यहाँ पर जाकर हमारा OD भी निकल गया। अब अगर हमें वो निकालना है, क्या बोलते हैं, इसका बेस निकालना है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने अभी पूरा प्लान बनाया था उसी चीज़ को अब बस यहाँ पर लिख देना है कि हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था CD। ठीक है, तो इसे मैंने बोल दिया इक्वेशन सेकंड, इसे बोल दिया हमने फर्स्ट। तो यहाँ लिखा हमने फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अगर हमें CD निकालना है तो हमें CD निकालने के लिए OD में से OC माइनस करना है। OD की वैल्यू है 87√3, OC की वैल्यू है 87/√3। अब बस इन दोनों को आप सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोग ले लेंगे LCM, तो √3 ऊपर आ जाएगा 87√3 मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस 87। इस पूरे चीज़ को सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपके पास 87 मल्टीप्लाई 3 माइनस 87 अपॉन में √3। तो मैं इसको बचे हुए पार्ट को यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, इसके बगल में। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इजी तरीका क्या रहेगा सॉल्व करने का, हमने 87 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बच गया 3 - 1 अपॉन में √3। यहाँ आया आपका 87 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में √3। आपको पता है कि नीचे रूट नहीं छोड़ सकते, तो हम इसको क्या कर देते हैं, रेशनलाइज। तो यहाँ हमने √3 लिखा, यहाँ भी हमने √3 लिखा, तो यहाँ आया आपका 87 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई √3 अपॉन में 3। 3 से 87 आप काट सकते हैं, आपको पता है, क्योंकि 8 और 7 15 होता है, तो 15 3 से कटता है, तो 87 भी 3 से कट जाएगा। तो ये कट जाएगा आपका 29 बार में, और 29 मल्टीप्लाई 2√3 कितना हो जाएगा आपका 58√3 मीटर। तो ये आपकी पूरी की पूरी जो शिप थी, जो दोनों शिप थी, उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो ऐसे निकालना था। आई होप आपको समझ में आया होगा हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है। एक अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन ठीक थी, बाकी इसमें सारा पॉइंट ना डायग्राम समझने का था, फिगर समझने का था, बाकी इस क्वेश्चन में उतना कुछ खास था नहीं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, विच इज क्वेश्चन नंबर 15। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 सामने है। क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्या कहता है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। तो ये आपका हाईवे है एक BD, मतलब ये तो वैसे कार का डिस्टेंस है, बट आपके पास एक खूब बड़ा हाईवे है जहाँ पर आपको बोला गया है वो आकर एक टावर से लग रहा है, जो कि हमारा हो गया AB। फिर क्वेश्चन ने बोला एक आदमी है जो इस टावर के टॉप पर बैठा है, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री।
तो ये ऊपर से ये डी वाली कार को देख रहा है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, जो कि डी से बढ़ते बढ़ते बी की तरफ आ रही है। अब आपको क्वेश्चन ने क्या बोला है कि अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है तो आपको स्पीड की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्पीड तो यूनिफॉर्म है, सेम है थ्रू आउट द मोशन। पर 6 सेकेंड के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो जाता है कार का 60 डिग्री पे। तो जब वो फर्स्ट टाइम डी पर थी, वहाँ से अब बढ़कर कहाँ पर आ गई है, सी पर, और एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो गया है 60 डिग्री पर। तो आपको समय बताना है जो लगा होगा इस कार को पहुंचने के लिए सी से बी तक। अब डी से सी तक तो आ गई 6 सेकेंड के अंदर, अब सी से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है ये आपको फाइंड करके बताना है। अब देखें, सबसे पहले हम एंगल ऑफ डिप्रेशन को लिख लेते हैं कि उसको लिखना कैसे। तो हमें पता है हमें हमेशा एक ऊपर लाइन बनानी है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालने के लिए यहाँ पर आपका 30 डिग्री रहा होगा, यहाँ पर आपका बड़ा वाला एंगल रहा होगा 60 डिग्री। तो इधर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल आ जाएगा 30 और इधर आ जाएगा आपका 60 डिग्री। ये चीज़ आपको पता है। अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा, क्योंकि मुझे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है जहाँ से मैं वैल्यू निकाल सकूँ। तो मैं टाइम को कंपेयर करूँगा डिस्टेंस के रिलेशन में। मतलब अगर मेरा सी डी 6 सेकेंड में कवर हुआ है तो उसका कोई डिस्टेंस रहा होगा। अगर मैं उसका रिलेशन BC की टर्म्स में निकाल लूँ कि भाई BC जो है वो CD से कितना रिलेट कर रहा है, कितना ज़्यादा वो एक दूसरे के डबल हैं, ट्रिपल हैं, तो मैं टाइम को निकाल सकता हूँ, क्योंकि स्पीड तो क्या है, कांस्टेंट। तो मैं क्या करूँगा, कैसे निकालूंगा, सबसे पहले तो मैं कोशिश करता हूँ कि B से लेकर D तक का डिस्टेंस पता चले, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा जो ये वाला डिस्टेंस है, ये BC वाला डिस्टेंस, तो मुझे CD का एक डिस्टेंस पता चल जाएगा। फिर उसे कंपेयर कर लूँगा BC के साथ, तो वहाँ से मुझे इन दोनों के डिस्टेंस का कंपैरिजन पता चलेगा, तब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊँगा। तो इसे मैं करने के लिए सबसे पहले लिखूँगा इन ट्राइंगल ABD, बड़े वाले ट्राइंगल में मेरे को क्या निकालना है, मैं BD निकालना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखूँगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। बड़े वाले ट्राइंगल में 30 डिग्री है तो tan 30 आ गया। परपेंडिकुलर है आपका AB और बेस है आपका BD इज इक्वल टू tan 30 कितना होता है आपका 1/√3। तो ये चीज़ हमने लिख दी। अब अगर ये ऐसा है तो BD की वैल्यू क्या निकल जाएगी, AB मल्टीप्लाई में √3। तो मेरे पास फुट से, टावर के फुट से पहली वाली जो पोजीशन थी कार की, वहां तक का डिस्टेंस पता चल गया। तो ये मैंने लिख दिया BD इज इक्वल टू AB√3। तो इसे बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी तरीके से मैं BC निकालने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने लिख दिया इन ट्राइंगल ABC। मुझे कुछ वैसे इसमें इंफॉर्मेशन तो गिवन है ही नहीं, तो डायरेक्ट हम लगा देते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। अब अगर tan 60 के बराबर है तो यहाँ पर मैं tan 60 की वैल्यू क्या लिख दूंगा, tan 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी √3। तो हमने यहाँ लिख दिया √3। परपेंडिकुलर हमारा हो गया AB और बेस हो गया हमारा BC। तो यहाँ पर आपका BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, AB/3 इज इक्वल टू BC। ये हमारी वैल्यू आ गई। ये हो गई क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नाउ अब बचा हुआ जो रेस्ट पार्ट है उसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। जो हमने प्लान बनाया हम उसी पे फॉलो करेंगे कि हम पहले CD का डिस्टेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कब निकलेगा, अगर मैं CD फाइंड करना चाहता हूँ तो मुझे BD के अंदर से BC माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा CD इज इक्वल टू, जब मैं BD में से माइनस करूँगा तो मेरे पास BD की वैल्यू कितनी थी, AB√3, उसमें से मैं माइनस करूँगा BC जो कि है AB/√3। तो CD कितना निकलेगा, ये आपका √3 मल्टीप्लाई होगा एलसीएम लेने के बाद, तो ऊपर हो जाएगा 3AB माइनस AB अपॉन में √3। तो ये आ गया 2AB/√3। ये हमारी CD की वैल्यू आ गई। अब अगर आप कंपेयर करें CD को और हमारे BC को, ध्यान से देखिएगा, बाय कंपेयरिंग, मैं इसे थर्ड इक्वेशन बोल देता हूं, इक्वेशन 3, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 विद इक्वेशन नंबर 2, हमें क्या पता चल रहा है कि AB जो था
जो BC है हमारा वो AB/√3 है और CD है 2 टाइम्स AB/√3। तो इससे मैं क्या रिलेशन बना सकता हूं कि हमारा CD जो है वो 2 टाइम्स है BC का। ये हमने इससे एक कंक्लूजन निकाल लिया कि CD की वैल्यू 2 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, अब मुझे टाइम जो निकालना था, टाइमिंग का जो कंपैरिजन करना था, अब मैं कर सकता हूं क्योंकि डिस्टेंस का कंपैरिजन हो गया। ठीक, तो टाइमिंग का कंपैरिजन करने के लिए मैं क्या करूंगा, टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम C टू D, C से D तक जाने के लिए कितने सेकंड लगे थे, 6 सेकंड्स, है ना। अब अगर 6 सेकंड्स लगे थे यहां से लेकर वहां तक जाने में, तो हम क्या लिखेंगे कि 6 सेकंड इज इक्वल टू 2 टाइम्स BC। 2 से 6 कट गया तो 3 इज इक्वल टू BC, मतलब हमारे BC वाले पार्ट को ट्रैवल करने के लिए सिर्फ कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड्स टाइम लगेंगे। और यहाँ पर जाकर आपका क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। अच्छा, ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि मेरे को एक चीज़ पता है कि हमारे पास स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, और अगर हमारी स्पीड यूनिफॉर्म है तो स्पीड वाला तो आप पार्ट हटा दें। अब आपके पास दो चीज़ें बच गई, एक बच गया डिस्टेंस और एक बच गया आपके पास टाइम। डिस्टेंस अगर आप हाफ कर देंगे तो टाइम भी क्या हो जाएगा, हाफ, क्योंकि आपके पास कोई और कांस्टेंट मौजूद ही नहीं है ना। अगर आप यूनिफॉर्म स्पीड पे चलते जा रहे हैं तो आप जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, अगर आप उस डिस्टेंस को कम कर दें तो आपका टाइम भी क्या हो जाएगा, कम। बस यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा है, क्योंकि टाइम हमारा, क्योंकि स्पीड यूनिफॉर्म थी तो टाइम वाले पोर्शन में कोई भी दिक्कत नहीं आई और हमारा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक इकलौता क्वेश्चन मैं कहूँगा इस चैप्टर में जहाँ पर हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था, जहाँ नॉर्मल क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया गया है। अदरवाइज सारे क्वेश्चन आसान थे। हमारा इसी के साथ चैप्टर हो जाता है ख़त्म। आई होप आप इस पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे हमारे सिलेबस का। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें और अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।